हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड और डीएलएड से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। यह हमारा हिंदी का 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है य र ल व को कौन व्यंजन कहते हैं। य र ल व इसे कौन सा व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श कहा जाता है, उष्ण कहा जाता है, अंतस्थ कहा जाता है या मृदु कहा जाता है। तो ध्यान देंगे य र ल व इन्हें आपका अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अंतस्थ व्यंजन आपके हो गए य र ल व। इसी के साथ आप याद रखेंगे कि तालाबे स हो गया, उसके बाद मुदंत स हो गया, दंत स हो गया, ह हो गया। इन्हें आपका उष्ण व्यंजन कहा जाता है। और याद रखेंगे आपका जो अनुस्वार होता है यह आपका विसर्ग होता है। इन दोनों को आपका आयोगवाह कहा जाता है। तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घ। घ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। घ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। तो ध्यान देंगे घ आपका क्या होता है क ख ग घ अंग। ये क्या होता है क ख ग घ अंग। तो घ आपका इस वर्ग में आ रहा है। तो क ख ग अंग को हमने कल आपको बताया था कि ये आपका क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। उसी तरह हमने आपको बताया था च वर्ग के बारे में। तो च वर्ग के में आपका हो गया च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, इया हो गया। उसी तरह हमने आपको ट वर्ग बताया था कि ट वर्ग में ट ठ, उसके बाद ड होते हैं, ढ होते हैं, उसके बाद अड़ा होता है। त वर्ग में हमने आपको बताया था कि त से न तक, फिर आपको हमने प वर्ग के बारे में बताया था। प वर्ग में आपका प से म तक हो गया। तो यहाँ आपका 5 हुआ, फिर च वर्ग 5 हुआ, आपका ट वर्ग 5 हुआ, त वर्ग 5 हुआ और प वर्ग भी आपका 5 हुआ। तो ये सभी को मिलाएंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो इन सभी 25 को हम क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो आपसे पूछा जाए कि क से लेकर म तक ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अलग अलग हमने बता दिया कि कौन से वर्ण किस वर्ग में आते हैं। तो क से लेकर अंग तक क वर्ग में, च से लेकर इ तक च वर्ग में, ट से लेकर अण तक आपका ट वर्ग में, त से लेकर न तक आपका त वर्ग में और प से लेकर म तक आपका प वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोहन तेजी से दौड़ता है। मोहन तेजी से दौड़ता है, इनमें क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है। तो वह शब्द जो आपका क्रिया का विशेषता बताता है। देखिए क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया का विशेषता बताता है उसी को क्या कहते हैं क्रिया विशेषण कहा जाता है। देखिए मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता तो है, तो दौड़ना आपका क्रिया हो गया, लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है तेजी से। कौन बता रहा है तेजी से बता रहा है कि मोहन दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है तेजी से दौड़ता है। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हमारा हो जाएगा तेजी से। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति यह आपका अंग्रेजी से नहीं हुई है, उसके बाद उर्दू से नहीं हुई है, स्वतः नहीं हुआ है, यह आपका संस्कृत से हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प से म तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं। प से लेकर म तक अभी हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 2 में प से म तक। तो प फ ब, उसके बाद भ हो गया, म हो गया, ये किस वर्ग में आएंगे। तो ये आपके प वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए तो एक बार आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेंगे तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका उसके टाइप पे आएगा तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इस तरह अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेशन करते रहते हैं तो आपका एकदम हिंदी में 100 क्वेश्चन सभी यहीं से आएंगे। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हमने छोड़ा है। बाकी भी जितने कॉन्सेप्ट बचे हैं उसको भी हम क्लियर करेंगे। और ध्यान रखेंगे कल के क्लास में हम समास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम प्रैक्टिस सेशन न करके समास का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम समास के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और अधिकांशतः बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो कल हम समास का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो आप अच्छा से कल का वीडियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
उपनिषदों की संख्या है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद ये आपके 108 हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आपका 108 है। उसी तरह आपसे पूछ दे कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हमने आपको बताया है कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द ये आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। तो इसमें हमें तत्सम बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में आपका कलम है। ऑप्शन बी में पेड़ है। ऑप्शन सी में अक्षी है। ऑप्शन डी में सुरंग है। तो देखिए यहाँ पे संस्कृत शब्द आपका अक्षी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अक्षी मीन्स होता क्या है? तो अक्षी मीन्स आपका आँख होता है। क्या होता है? आँख होता है। तो अक्षी क्या है? संस्कृत शब्द है। बाकी सब क्या है? कलम हो गया, पेड़ हो गया, सुंदर हो गया। ये आपके हिंदी के शब्द हैं। तो हमने आपको बताया कि हिंदी के शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो तत्सम संस्कृत के शब्द को कहते हैं। उसके बाद तद्भव आपका हिंदी के शब्दों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तद्भव शब्द हमें बताना है। तद्भव अर्थात क्या हुआ? तो तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द। अभी हमने चर्चा किया है कि तद्भव क्या होता है। ये आपका हिंदी का शब्द होता है। तो देखिए उसके बाद ऑप्शन ए इसमें हमारा दिया है मूल्य। ऑप्शन ए में क्या है? मूल्य। ऑप्शन बी में क्या है? मुख। ऑप्शन सी में क्या है? मुंह। और ऑप्शन डी में क्या है? चेहरा। तो इसमें हमें क्या बताना है? तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द इसमें आपका मुंह हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है स्त्रीत्व। स्त्रीत्व का शब्द आपका कौन सी संज्ञा? स्त्रीत्व शब्द हमें बताना है यह कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व आपका कोई जाति नहीं बता रहा है। तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जानते हैं किसी खास व्यक्ति वस्तु के स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यह भी आपका नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी में भावाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व से क्या मालूम चलता है? किसी भी स्त्री के स्त्रीत्व के बारे में मालूम चलता है। यह भाव बताता है स्त्रीत्व। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रता भावाचक संज्ञा बनी है। तो मित्रता भावाचक संज्ञा है, लेकिन यह किससे बना है? कौन सी संज्ञा से? जातिवाचक से बना है, या सर्वनाम से बना है, या विशेषण से बना है, या क्रिया से बना है? तो ध्यान देंगे मित्रता किससे बना है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो मित्रता आपका मित्र से बना है। अब मित्र शब्द क्या होगा? मित्र मीन्स क्या हो गया? दोस्त हो गए। तो दोस्त, दोस्तों का यहाँ पे खास नाम नहीं है। तो दोस्त कोई भी दोस्त हो सकता है। तो दोस्तों की एक जाति होती है। तो यह क्या कहलाएगा? यह आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो मित्रता आपका ऐसे पूछेगा किस शब्द से बना है? तो मित्रता आपका मित्र शब्द से बना है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो मित्रता आपका जातिवाचक संज्ञा से बना है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना और मेला कौन संज्ञा है? सेना और मेला। तो सेना क्या है? सेना आपका समूह है। मेला भी क्या है? समूह है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह कौन सा संज्ञा है। तो यह आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे लोग पढ़ रहे हैं। वे लोग पढ़ रहे हैं इस वाक्य में वे कौन सर्वनाम है? वे लोग पढ़ रहे हैं इस वाक्य में वे कौन सर्वनाम है? निजवाचक है, या अन्य पुरुष है, या मध्य पुरुष है, या उत्तम पुरुष है? तो वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। तो वे लोग अर्थात हम दूसरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हमने आपको बताया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? तो जो वक्ता होता है, खुद बोलता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ। क्योंकि जो बोलता है, जो वक्ता होता है, वह क्या होता है? आपका उत्तम पुरुष। और जो सुनता है, जैसे आप सुन रहे हैं, उसके बाद उनको क्या कहेंगे? उनको मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिसके बारे में चर्चा की जाती है वह आपका क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो आप याद रखेंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ। आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हो गए? आप मध्यम पुरुष हो गए। और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वह क्या हो गया? वह आपका हो गया अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है जो पढ़ेगा वह सफल होगा। इस वाक्य में जो कैसा सर्वनाम है? जो पढ़ेगा
वह सफल होगा। इस वाक्य में जो कैसा सर्वनाम है, तो देखिए जो पढ़ेगा, यह संबंध बता रहा है कि हाँ जो पढ़ेगा वही तो सफल होगा। तो कौन सा आपका हो जाएगा इसमें सर्वनाम? इसमें आपका होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक, तो गुण बताना है, क्वालिटी। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा है, तो यहाँ पे 8 नहीं होगा, बहुत नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, क्या होगा? सुंदर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवश्यक शब्द है। आवश्यक शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? यह हमें बताना है। तो देखिए आवश्यक क्या है? आवश्यक मतलब कोई जरूरी है। तो क्या बता रहा है? यह आपका विशेषता बता रहा है, जैसे कोई काम आवश्यक है, जरूरी है, तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका विशेषण होगा। आवश्यक से क्या मालूम चलता है? आवश्यक से हमें विशेषण मालूम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक। देखिए आप शब्द से ही समझ सकते हैं, सकर्मक, कर्म के साथ। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। तो जैसे राम आम खाता है, जैसे राम आम खाता है, देखिएगा राम आम खाता है, तो केवल रहता राम खाता है, तो आपका हो जाता अकर्मक। क्या हो जाता? अकर्मक हो जाता। लेकिन राम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है, तो आम क्या है? यहाँ पे कर्म है। तो कर्म जिसमें रहेगा उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं रहेगा उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस तरह रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हो गए, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देव का हमें क्या करना है? स्त्रीलिंग बनाना है। तो देव का आपका स्त्रीलिंग क्या होगा? देव का स्त्रीलिंग आपका देवी होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोग। निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग के बारे में हमने चर्चा किया है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? ये आपका किसी शब्द के पहले स्टार्टिंग में लगता है और उसके अर्थ को चेंज कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो निरोग, निरोग में उपसर्ग क्या होगा? नि आपका उपसर्ग होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कपन में कौन प्रत्यय है? लड़कपन में कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ये आपका किसी शब्द के बाद में लगता है। कहाँ लगता है? शब्द के बाद में लगता है और उसके अर्थ को आपका चेंज कर देता है। तो लड़कपन, लड़कपन में कौन सा प्रत्यय होगा? लड़कपन, आप उच्चारण कीजिए मेरे साथ, लड़कपन, लड़कपन। तो लास्ट में क्या रहा है? पन। तो हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रत्यय आपका पन प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोहन ने रोटी खाई है, इसमें ने कौन सी कारक की विभक्ति है? ने आपका कौन सी कारक? तो मोहन क्या है? सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं। तो मोहन आपका कर्ता है, तो कर्ता के लिए आपका ने का यूज होता है। तो ध्यान देंगे, तो मोहन ने रोटी खाई, तो इसमें कौन सी कारक की विभक्ति है? तो कर्ता कारक की विभक्ति है, क्योंकि हम जानते हैं कर्ता ने कर्म को, इस तरह आपका कारक की विभक्ति होती है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल के क्लास में हम प्रैक्टिस सेशन न करके समास का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में 2 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे कल का क्लास अगर आप करते हैं तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।